अब क्वेश्चन बनता है महाजनपद कितने थे? कितने थे? महाजनपद काल को हम लोग द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जानते हैं, दूसरी नगरीय क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपने देखा वैदिक काल हो और चाहे आपका ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल हो, ये सब आपका क्या है बेटा? ग्रामीण समाज था इसका। लेकिन यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता थी वो आपका नगरी है। इसी प्रकार से दूसरी नगरीय क्रांति से हड़प्पा सभ्यता को लोग प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको नगर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ महाजनपद काल में द्वितीय नगरीय क्रांति कहेंगे। उत्तर वैदिक काल में के अंत तक आपको नगरों की संख्या देखने को मिल जाती है, उनके पतन के समय नगर के विभाजन आपको देखने को मिल जाते हैं बेटा। तो महाजनपद कितने थे और इनका पता कैसे चलता है? तो बताया हमने आपको, बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए, जैन ग्रंथ की बात की जाए और संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की बात की जाए, तो बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र और संस्कृत व्याकरण का जो ग्रंथ है उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है वो है पाणिनि, ये संस्कृत व्याकरण के पहले पिता माने जाते हैं। अष्टाध्यायी में बताया जाता है 22 महाजनपद है, जबकि ये लोग बताते थे उस समय टोटल 16 महाजनपद थे। तो इन 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग सिर्फ स्थिति जानेंगे कि जो 16 महाजनपद थे ये कहां कहां पर स्थित थे। जैसे अंग की राजधानी क्या थी, अंग वर्तमान में कहां पर स्थित है, ठीक है ना। मगध की राजधानी क्या थी, मगध वर्तमान में कहां स्थित है। मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य में आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, है ना। तो आज लोग नंद वंश तक बात करेंगे। आपको सूत्र बता दिया गया था पहले ही, हसिन मौशु कांद्र, ये बताया गया था। तो भारतीय इतिहास का पहला वंश कौन सा है? हर्यक वंश, शिशुनाग दूसरा, तीसरा नंद, हसिन मौसुक है, हसिन मौसुक आंध्र है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश, इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। तो महाजनपद कितने थे तो बताया हमने आपको, और उनका पता कहां चलता है हमने आपको ये भी बताया, कैसे बनते हैं ये भी बताया, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंग की। सबसे पहले हम लोग किस महाजनपद की बात करेंगे? अंग महाजनपद की बात करेंगे। अंग महाजनपद की बात करेंगे तो अंग राज्य की राजधानी थी चंपा। अंग राज्य की राजधानी क्या थी बेटा? चंपा थी। तो थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं कि अंग वर्तमान में कहां पड़ता है ना। और जो बीपीएससी का पेपर देने वाले हैं, बिहार कोई पेपर देने वाले हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलता हूं, बस आपको सुनते रहना है। क्या है? अंग का सबसे पहले उल्लेख हमको अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। हल्का सा बफर होगा, परेशान मत होइएगा। पानी पानी पी लेते हैं। ठीक है। तो अंग का सबसे पहले उल्लेख, इस अंग क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख हमको अथर्ववेद में मिलता है। संभवतः ये अनार्यों का था। अनार्य मतलब आर्य थे, अनार्य थे, है ना। तो अंग सर्वथा, अंग का उल्लेख सर्वथा हमको अथर्ववेद में मिलता है और संभवतः ये अनार्यों का क्षेत्र रहा होगा। अंग राज्य का संस्थापक अंग नाम का एक राजकुमार था। वर्तमान में इसकी स्थिति उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिला, याद रखिएगा जो अंग है ये भागलपुर और मुंगेर जिला के अंदर आता है। कौन सा क्षेत्र बेटा? अंग क्षेत्र। तो आप याद रखना है क्या कि वर्तमान में कहां पर बेटा? उत्तरी बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला का जो क्षेत्र है, मुंगेर जिला का जो क्षेत्र है वो आपका किसमें शामिल आता है बेटा? अंग क्षेत्र में शामिल आता है। अंग की जो शुरुआत की राजधानी थी उसका नाम था मालिनी। क्या नाम थी बेटा? मालिनी, है ना। इसके राजा, है ना, इसके राजा ने अपनी पत्नी, या कुछ लोग कहते हैं कि इसके राजा अंग ने अपनी पत्नी, या उसके वहां पर जो इंपॉर्टेंट नदी थी जिसका नाम था चंपा, है ना, उसके नाम पर इसकी राजधानी क्या करती बेटा? चंपा कर दी, ठीक है ना। तो अंग की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? आपसे पूछा जाए अंग की प्रारंभिक राजधानी क्या थी तो आपका आंसर आएगा मालिनी थी। अंग की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मालिनी थी। लेकिन राजकुमार अंग ने क्या किया? अपनी पत्नी और संभवतः वहां पे जो प्रसिद्ध नदी थी चंपा, उसके नाम पर अपनी राजधानी बदलकर इसका नाम चंपा कर दिया, है ना, या चंपावती नगर या चंपा नगर कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, चीनी यात्री ह्वेनसांग आया और ह्वेनसांग ने इस चंपा को अपनी किताब सी यूकी में चेनेन्यू लिखा है। क्या लिखा है बेटा? चेनेन्यू। तो चेनेन्यू, तो चेनेन्यू किसी किताब में लिखा गया बेटा? सी यूकी में लिखा गया है। और सी यूकी किसकी किताब है? ह्वेनसांग की किताब है। थोड़ा सा डिटेल में ले चल रहे हैं, है ना, थोड़ा डिटेल में जानते चलिए, ठीक है ना। अच्छा, गौतम बुद्ध के समय चंपा की गणना भारत के 6 बड़े महानगरों में की जाती थी। आपका जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक था, त्रिपिटक में जो निकाय थे, सुत्त पिटक में, उसमें एक निकाय था दीर्घ निकाय, है ना। तो दीर्घ निकाय के अनुसार इस चंपा का जो निर्माण है, इस चंपा का जो वास्तुकार है वो महागोविंद था। कौन था बेटा? महागोविंद था। इस अंग राज्य में टोटल 25 राजा हुए थे। कितने बेटा? 25 राजा हुए थे। लेकिन इस अंग राज्य का पहला राजा कौन था? तितुची। क्या था बेटा? तितुची। तो जो अंग राजा ने बताया जिसने इस अंग राज्य की स्थापना की थी वो अनार्य था। लेकिन पहला आर्य राजा कौन था? तो इसका आंसर आप लगाएंगे तितुची था। क्या था बेटा? तितुची। अंग का सबसे महत्वपूर्ण योद्धा कौन माना जाता है? कर्ण माना जाता है। कर्ण कौन था बेटा? कुंती का पुत्र था। इसकी चर्चा आपको महाभारत में देखने को मिलती है। महाभारत के पश्चात, महाभारत के बाद अंग और मगध में लगातार लड़ाई होती रहती है। बात समझ आ रही है? कुछ हमें इतिहास के स्रोत मिलते हैं जिसमें हमको अंग राज्य के
तीन अंतिम राजाओं के बारे में पता चलता है, जैसे दधिवाहन, दृढ़वर्मन और बृहद्रथ। तो दधिवाहन जो था वो अंतिम के तीन राजाओं में पहला राजा माना जाता है। दधिवाहन की पुत्री का नाम था चंदना, और चंदना आप समझ रहे हो, हाँ चंदना वही है जिन्हें जैन धर्म अपनाने वाली पहली महिला। तो दधिवाहन की पुत्री का नाम था चंदना, और चंदना ही पहली महिला है जिसने क्या किया बेटा, जैन धर्म को स्वीकार किया था। दधिवाहन के समय ही वत्स के राजा, वत्स कौशाम्बी का जो क्षेत्र है बेटा, इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है, वत्स के राजा ने चंपा पर आक्रमण कर दिया था। सेकंड लास्ट जो इसका राजा होता है दृढ़वर्मन, सेकंड लास्ट इसका जो राजा होता है उसका नाम होता है दृढ़वर्मन। दृढ़वर्मन दधिवाहन के बाद दूसरा राजा बनता है। इसने अपनी पुत्री का विवाह कौशाम्बी के राजा यानी कौशाम्बी नरेश उदयन से करवा दिया। उदयन ने भी जैन धर्म अपना रखा था बेटा, बात समझ आ रही है, क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जो दृढ़वर्मन था इसने अपना पुत्री का जो विवाह था, अपनी स्त्री पुत्री का विवाह कौशाम्बी के राजा उदयन से करवाया था, ये सोचकर कि अंगराज्य की राजधानी की या अंगराज्य की ये रक्षा करेगा, लेकिन अंगराज्य की रक्षा इसने नहीं करी थी। अंगराज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ ही इस अंग का सबसे अंतिम शासक माना जाता है। इसी के काल में मगध के शासक बिंबिसार ने अंग पर हमला किया था और अंग को अपने शासन में मिला लिया था। बात समझ आ रही है? अंग के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? चंपा, मध्यम, असुर और आषाढ़, ये इसके अंग राज्य के कुछ प्रमुख क्षेत्र थे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। तो ज्यादा मात्रा बता दिया, कोई बात नहीं, जितना आपको समझ में आया उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आदत हो गई है थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाने की। अब अंग के बाद तो अंग की राजधानी आपको पता चल गई। अंग राज्य की राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी मालिनी थी, बाद में इसकी राजधानी क्या कर दी गई बेटा? चंपा कर दी गई, नदी के नाम पर, या अंग राजा ने अपने पत्नी के नाम पे कर दी। अंग राज्य का उल्लेख ह्वेनसांग अपनी किताब सीयूकी में चेन्नैनियों के नाम से करता है बेटा। ठीक है, ओके आगे बढ़ा जाए। आप बात करते हैं मगध राज्य की। तो जो मगध है इसकी जो शुरुआत की राजधानी है वो है गिरिव्रज, और बाद में गिरिव्रज से बढ़कर शासन जब बढ़ जाता है तो गिरिव्रज की जगह राजगृह हो जाती है। मगध जो राज्य है वो वर्तमान में जो पटना वाला क्षेत्र है, गया वाला जिला है और शाहाबाद का कुछ हिस्सा, ठीक है ना। तो मगध जो है वो बिहार के पटना, गया और शाहाबाद का जो कुछ हिस्सा है उसको मिलाकर बना था क्या बेटा? मगध। मगध राज्य के उत्कर्ष में इसका सबसे पहला राजा था कौन? बिंबिसार। तो जो अंग की राजधानी है वो चंपा, मगध की जो राजधानी है वो क्या है बेटा? गिरिव्रज, और गिरिव्रज को हम लोग आगे चलकर बताते हैं राजगीर या राजगृह। तो वर्तमान में आपको गया वाला जिला है बिहार का, पटना वाला जो जिला है और शाहाबाद का पूर्वी जो क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र मिला लिया जाए तो आपका मगध बन जाएगा। क्लियर है बेटा? इसकी शुरुआती राजधानी आपको गिरिव्रज देखने को मिलेगी और बाद में इसकी राजधानी राजगृह हो जाएगी। क्लियर है भाई? यहां तक आपको बात समझ में आई? वेरी गुड। अब बात करेंगे वज्जी। आप किसकी बात करेंगे बेटा? वज्जी। ये जो 16 महाजनपद थे बेटा, ये जो 16 महाजनपद थे इनमें जो 14 महाजनपद है वो राजतंत्रात्मक है, मतलब वहां पर राजा राज किया करता था। लेकिन जो 2 महाजनपद है वो गणतंत्रात्मक थे जहां पर राजा नहीं था। ठीक है ना? वो 2 महाजनपद कौन कौन से हैं? वज्जी है और मल्ल है। वज्जी वैशाली बिहार वाला क्षेत्र और मल्ल कुशीनगर वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश। ठीक है बेटा? अच्छा अब यह समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो वज्जी की राजधानी होगी वो वैशाली होगी, जो वज्जी की राजधानी होगी वैशाली होगी। वज्जी का मतलब होता है समूह, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 परिवारों का एक संघ कार्य करता था। इस वज्जी स्थान पे, इस वैशाली वाले स्थान पे 8 परिवार शासन किया करते थे, जिसमें प्रमुख 3 परिवार थे। विदेह जिसके राजा जनक कहलाते थे, विदेह, वज्जी और लिच्छवी। ठीक है ना। लिच्छवियों की राजधानी थी बेटा वैशाली, और लिच्छवी इन 8 परिवारों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। ठीक है ना। वैशाली को हम लोग प्राचीन भाषा में बसाड़ के नाम से जाना जाते थे, बसाड़ के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में इसको उत्तरी बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है उसी को कहा जाता है। तो उत्तरी बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है ना, वही वाला क्षेत्र है आपका वज्जी वाला। क्लियर बेटा? फटाफट बताइए। अच्छा तो वज्जी के बाद हम लोग बात करेंगे किस पर? काशी पर। काशी, काशी मतलब वर्तमान का जो वाराणसी है बेटा, है ना। राजधानी से क्या होगी बेटा? वाराणसी होगी। यहाँ का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था ब्रह्मदत्त। इस काशी का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो ब्रह्मदत्त था, है ना। ब्रह्मदत्त ने कौशल पर विजय पाई थी। अभी कौशल क्या था बेटा? कौशल श्रावस्ती वाला भाग है, श्रावस्ती अयोध्या। ठीक है ना। तो जो कौशल है वो क्या है बेटा? श्रावस्ती वाला भाग है, अयोध्या वाला भाग है। अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। तो बेटा जो कौशल था उसको 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल, इस प्रकार से हम लोगों ने बांट दिया। ठीक है ना। तो वाराणसी का जो राजा था ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त ने श्रावस्ती यानी कौशल पर अधिकार कर लिया। आगे चलकर कौशल का राजा जब कंस बना तो कंस ने काशी को जीत लिया। कंस ने क्या किया बेटा? काशी को जीत लिया था। आगे बढ़ते हैं। काशी के बाद कौशल ही पढ़ लेते हैं। कौशल की राजधानी क्या बताई हमने आपको? कौशल को लोग 2 भागों में बांट देंगे, याद रखिएगा, एक उत्तरी कौशल और एक क्या होगा बेटा? दक्षिणी कौशल। ठीक है, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल के बीच में जो विभाजन था वो सरयू नदी करती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती। क्या थी बेटा? कुशावती थी।
बात समझ आ रही है। यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था वो था प्रसेनजित, है ना। और जो प्रसेनजित था वो गौतम बुद्ध के समकालीन था और गौतम बुद्ध की आयु और प्रसेनजित की आयु भी समान हुआ करती थी। कपिलवस्तु में सॉरी कौशल में शाक्यों के कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था। इसकी पहचान जो कपिलवस्तु गणराज्य है इसकी पहचान वर्तमान में, है ना, सिद्धार्थनगर जो जिला है उसमें जो स्थान है पिपरवा, है ना, वहां से की जाती है। तो जो कपिलवस्तु गणराज्य है जो गौतम बुद्ध का कपिलवस्तु था ना गणराज्य, ठीक है ना, तो कपिलवस्तु वर्तमान में कहां पड़ता है, तो सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवा नामक स्थान पर वर्तमान में ये पड़ता है, ठीक है। शाक्यों ने अपनी दूसरी राजधानी, शाक्य समझ ना, गौतम बुद्ध का जो कुल था वो क्या था, शाक्य था। शाक्य ने अपनी दूसरी राजधानी नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी में बना रखी थी। वही लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ही कौशल के राजा कंस ने बनारस को जीत लिया था, यानी वाराणसी को जीत लिया था। वाराणसी को जीतने के बाद राजा सॉरी कौन पैदा हुआ था, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। जो कौशल था वो वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस था। यहाँ पर ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। कौशल का राजा फिर महाकौशल हुआ। महाकौशल के बाद उसका जो बेटा था प्रसेनजित बैठा गद्दी पर। प्रसेनजित के बाद विड्डबू नाम का उसका जो बेटा था वो गद्दी पर बैठा। विड्डबू जो था एक नौकरानी से पैदा हुआ बेटा था, ठीक है ना। विड्डबू ने क्या किया, शाक्यों पर हमला कर दिया और शाक्यों के आक्रमण को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। और जब वो वापस आ रहा था तो जो विड्डबू है राप्ती नदी में बाढ़ आ जाती है। राप्ती मतलब, राप्ती को हम लोग उस समय अचिरावती के नाम से जानते थे। राप्ती नदी में बाढ़ जाती है और विड्डबू बहकर मर जाता है, उसकी पूरी सेना भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका कौशल। कौशल के बाद हम लोग बात करेंगे, वज्जी हो गया, मल्ल की बात करेंगे। तो मल्ल क्या है, मल्ल को कहते हैं कुशीनगर। मल्ल की जो राजधानी वो क्या है बेटा, कुशीनगर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसकी एक राजधानी थी कुशीनगर और दूसरी राजधानी थी पावा। कुशीनगर वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावा वो स्थान है जहां महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, है ना। तो इस मल्ल की भी क्या होगी बेटा, दो राजधानी होगी। और वज्जी और मल्ल क्या थे बेटा, गणतंत्र थे, ठीक है। तो पहली राजधानी क्या बताई हमने आपको, कुशीनगर। दूसरी राजधानी हमने क्या बताई आपको, पावा, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है आपका मल्ल महाजनपद। क्लियर बेटा। अच्छा, अब हम लोग इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने 1 2 3 और 3 6 महाजनपद की बात करी। वत्स की बात करते हैं। वत्स राज्य की राजधानी कौशाम्बी थी। पहले ये इलाहाबाद का जो क्षेत्र हुआ करता था, जो वत्स वाला जो क्षेत्र है, पहले आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र हुआ करता था। राजधानी बता चुके हैं कौशाम्बी थी। विष्णु पुराण से हमको पता चलता है कि हस्तिनापुर के राजा जिनका नाम था नीचछू जब हस्तिनापुर में राज कर रहे थे तो गंगा नदी में बहुत तेज बाढ़ आई और उस बाढ़ में पूरा हस्तिनापुर बह गया। जब हस्तिनापुर बह गया तो वत्स ने, है ना, जो राजा नीचछू थे, उन्होंने अपनी राजधानी इलाहाबाद को छोड़कर कौशाम्बी बना ली, ठीक है ना। जब गौतम बुद्ध यहाँ पर आए थे, इलाहाबाद वाले क्षेत्र में आए थे, कौशाम्बी आए थे, तो यहाँ पर पौरव नाम का वंश चल रहा था। इस पौरव वंश का जो शासक था वो जैन धर्म का अनुयायी था जिसका नाम था उदयन। क्या नाम था बेटा, उदयन, ठीक है ना। कौशाम्बी के राजा उदयन और अवंती, अभी मैं बताऊंगा अवंती उज्जैन वाला क्षेत्र जो पड़ता है, मालवा वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है। उदयन की अवंती के राजा प्रद्योत से बहुत ज्यादा दुश्मनी हुआ करती थी, ठीक है ना। क्यों दुश्मनी हुआ करती थी, क्योंकि उदयन को अवंती के राजा प्रद्योत की पुत्री वास दत्ता से प्रेम हो गया था। प्रेम हो गया तो वो उसको वहां से उठा लाया। जब उठा लाया तो इस चीज को देखकर कौन गुस्सा गया, अवंती राजा प्रद्योत। बाद में उदयन की बात उसने मान ली और इस विवाह को स्वीकार कर लिया। बात समझ आ रही है, क्लियर है बेटा। अच्छा, कुछ इतिहासकार कहते हैं, जैसे भास नाम के जो कवि हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं हुआ था। उदयन का विवाह तो अजात शत्रु की पुत्री मगध जो है, मगध बिंबिसार का बेटा है अजात शत्रु, अजात शत्रु की पुत्री पद्मावती से कौशाम्बी के राजा उदयन का विवाह हुआ था। उदयन की एक बार मुलाकात हो जाती है बौद्ध भिक्षु पिंडोला से और पिंडोला इसका ब्रेन वॉश कर देता है और उदयन जो है वो बौद्ध जैन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेता है। कौशाम्बी भी एक व्यापारिक नगर था, ठीक है ना। अभी हाल ही में कौशाम्बी में जब खुदाई हुई थी तो उनको उदयन का एक बहुत बड़ा सिंहासन मिलता है देखने को, ठीक है। बात करते हैं कुरु की। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। जो मेरठ वाला जो क्षेत्र है बेटा, मेरठ दिल्ली हरियाणा का थानेश्वर, समझ आ गया। तो मेरठ दिल्ली और हरियाणा का जो थानेश्वर वाला जो क्षेत्र है उसको मिलाकर जो क्षेत्र बना था वो था कुरु। क्या था बेटा, कुरु। जैसे दिल्ली का पुराना नाम आपने सुना होगा इंद्रप्रस्थ था, अरे हाँ कि ना, ठीक है। अच्छा, महाभारत में जो आप हस्तिनापुर सुनते हो, महाभारत में आप जो हस्तिनापुर सुनते हो, है ना, वो हस्तिनापुर भी इसी कुरु के अंदर ही समाया हुआ था। बुद्ध काल में, बुद्ध के समय यहाँ का जो राजा था वो था कौरव्य। कौन था बेटा, कौरव्य। पहले जो कुरु था ये एक राजतंत्रात्मक राज्य था, लेकिन आगे चलकर कुरु जो था वो गणतंत्र बन गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुरु। कुरु के बाद बात करते हैं पांचाल की। किसकी बात करते हैं बेटा, पांचाल की। किसकी बात करते हैं बेटा, पांचाल की बात करते हैं। ये जो पांचाल था ये 2 भागों में बटा हुआ था। एक था उत्तरी पांचाल, नॉर्थ पांचाल, और एक था दक्षिणी पांचाल जिसको हम साउथ पांचाल के नाम से जानेंगे। जो पांचाल वाला क्षेत्र वर्तमान में जो रुहेलखंड जानो, बरेली, वर्तमान में जो बरेली वाला क्षेत्र है, बदायूं वाला क्षेत्र है जहां पे गंगा नदी सबसे ज्यादा लंबी बहती है। बरेली वाला जो क्षेत्र है, बदायूं वाला जो क्षेत्र है, फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है ना, तो बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद वाले क्षेत्रों को मिलाकर पांचाल नाम का महाजनपद का उदय हुआ था। उत्तरी जो पांचाल था
इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। क्या थी बेटा? अहिच्छत्र। अहिच्छत्र वर्तमान में रामनगर में स्थित है। कहां पर बेटा? रामनगर में। तो नॉर्थ पांचाल की राजधानी क्या थी बेटा? अहिच्छत्र। और दक्षिण पांचाल की आपकी राजधानी क्या थी बेटा? तो आपका आंसर आएगा कामपिल्ले। क्या थी बेटा? कामपिल्ले। कामपिल्ले कहां था? फर्रुखाबाद। ठीक है। तो जो पांचाल है वो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाले क्षेत्रों को मिलाकर बनता है। इसको दो भागों में बांटा गया, जहां से गंगा नदी जो है बीच के दो भागों में बांट जाती है, गंगा नदी बीच से गुजर जाती है। तो उत्तर वाला भाग आपका उत्तरी पांचाल कहलाता है, रामनगर में स्थित है, इच्छत्र इसकी राजधानी है। दक्षिण पांचाल की राजधानी कामपिल है, जो कि फर्रुखाबाद में स्थित है बेटा। ठीक है ना? अच्छा, पांचाल का जो प्रसिद्ध नगर था जहां से व्यापार सबसे ज्यादा मात्रा में होता था वो था कान्यकुब्ज। क्या था बेटा? कान्यकुब्ज। अच्छा, जो द्रौपदी थी, द्रौपदी भी पांचाल की ही थी। द्रौपदी भी क्या थी? पांचाल की ही थी। पहले ये राजतंत्रात्मक था, आगे चलकर ये गणतंत्रात्मक में बदल गया। ठीक है, तो ये हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया। अब बात करते हैं अवंती की। अवंती मतलब उज्जैन, है ना? तो मध्य प्रदेश आप जानते हो ना? हाँ कि ना? तो मध्य प्रदेश में जो मालवा क्षेत्र है, मालवा, ठीक है ना? तो जो मालवा क्षेत्र और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र मिला लिया जाए तो मालवा और मध्य प्रदेश का जो वर्तमान का जो क्षेत्र है उसको मिलाकर अवंती नाम का राज्य बना, अवंती नाम का महाजनपद बना। इसकी राजधानी थी उज्जैन, जहां पर महाकालेश्वर स्थित है। यहाँ पर क्या स्थित है बेटा? महाकालेश्वर स्थित है। अब आगे चलते हैं। ये जो अवंती है ये भी दो भागों में बट गया आगे चलकर, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। क्या थी बेटा? उज्जैन। और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी क्या थी? उत्तरी अवंती, नॉर्थ अवंती, साउथ अवंती। दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। क्या थी बेटा? महिष्मती। अवंती राजा था प्रद्योत। प्रद्योत को जब पीलिया हो गया था, पांडु रोग हो गया था, तो राजा बिंबसार, मगध का राजा जो बिंबसार था, उसके यहाँ पर एक दरबारी था जिसका नाम था जीवक, एक चिकित्सक था जीवक, जो एक वैश्या से पैदा हुआ था, बहुत बड़ा चिकित्सक था। तो जीवक यानी बिंबसार ने अवंती राजा प्रद्योत से दोस्ती करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को प्रद्योत की बीमारी को सही करने के लिए भेजा था बेटा। एक बौद्ध पुजारी था महाकच्चायन। महाकच्चायन की मुलाकात जब एक बार चंड प्रद्योत से हुई तो प्रद्योत ने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या अपना लिया बेटा? बौद्ध धर्म अपना लिया। हर्यक वंश के बाद जो शिशुनाग वंश आएगा, शिशुनाग वंश ने अवंती को जीता और अपने क्षेत्र में मिला लिया, मतलब मगध राज्य में मिला लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कितने पढ़ लिए हम लोगों ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 और देखेंगे। रफ कर देते हैं बेटा इसको। इतने प्यार से आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, ये बात विश्वास मानिए। ठीक है ना? सीधे लोग महाजनपद काल शुरू कर देते हैं, वर्तमान में जो क्षेत्र है और इनकी जो विशेषताएं हैं, जहां से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, ये सब नहीं बताते हैं, सीधे हर्यक वंश लिखते हैं और शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अवंती हो गया, पांचाल हो गया, कुरु हो गया, वत्स हो गया, मत्स्य। राजधानी थी विराटनगर। क्यों? क्योंकि विराटनगर की स्थापना ही विराट नाम के व्यक्ति ने की थी। विराटनगर की स्थापना ही विराट नाम के व्यक्ति ने की थी। जो विराटनगर है ना, ये वर्तमान का, ये विराटनगर जो है बेटा, ये वर्तमान का आपका जो भरतपुर है, जयपुर जो क्षेत्र है, जयपुर। ओके, गुड, ठीक है। तो जो मत्स्य विराटनगर है बेटा, यहाँ पर जो वर्तमान का जयपुर वाला जिला है, अलवर वाला जो जिला है, भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, उनको मिलाकर ही बनता है आपका मत्स्य क्षेत्र। राजधानी क्या थी बेटा? विराटनगर थी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 हो गया था, ये 11वां हो गया। 12वां देखते हैं। सूरसेन, जो वर्तमान में जो ब्रज क्षेत्र है आपका, जो आपका ब्रज क्षेत्र है, ब्रजमंडल, है ना, राजधानी क्या थी बेटा इसका? मथुरा है ना? तो जो सूरसेन महाजनपद है, तो जो आगरा और मथुरा वाला जो क्षेत्र है वही आपका पूरा महाजनपद मिलकर क्या बनाता है बेटा? आपका सूरसेन कहलाता है। ठीक है ना? अच्छा, और अब आप लोग बताओ, आप लोग भी बताओ कुछ जल्दी से, अब आप लोग भी कुछ बताओ। अब 4 जो क्षेत्र हैं, 4 महाजनपद, ये आप लोग बताएंगे। 13 13 14 15 16। तो हमने आपको 12 बताए और 4 बेटा आप लोग बताओगे। कुरु हो गया, पांचाल हो गया, अवंती हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, सूरसेन हो गया। ठीक है ना? अब आप लोग बताओगे, है ना? चलिए 1 2 और बता देते हैं, फिर 1 2 तो आप ही बताओगे। गांधार, गांधार जान रहे हो? तक्षशिला, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, जो तक्षशिला विद्यालय है ना, तो जो पूर्वी पंजाब वाला क्षेत्र है वही आपका क्या है बेटा? गांधार है। ठीक है, जो पूर्वी पंजाब वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, उसको मिलाकर क्या बनता है बेटा? गांधार बनता है, तक्षशिला। जब सिकंदर ने हमला किया था तो तक्षशिला का राजा कौन था बेटा? जब सिकंदर ने हमला किया था हमारे ऊपर, हाँ ठीक है, जब सिकंदर ने हमारे ऊपर हमला किया था तो तक्षशिला का राजा कौन था? आम्भी था। ठीक है, चेदी, शक्तिमती, चेदी, शक्तिमती, अश्मक, पोटली या पाटन, कंबोज, इसकी राजधानी क्या है फटाफट बताइए। कंबोज, इसकी राजधानी क्या थी फटाफट बताइए। अभिमन्यु, हर्षिता, सुमित कमल, शकीला बानो, हाँ सही बताया बेटा आप लोगों ने, बताओ जल्दी से। ये जो कंबोज है इसकी राजधानी क्या है? हाँ, चेदी, कंबोज, गांधार, अश्मक, बिल्कुल सही है।
वेरी गुड मन्नू, अरुण पाठक, वेरी गुड। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। दिल खुश करके तुम लोगों ने। तो ये महाजनपद है और इसकी राजधानियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? मगध राज्य का उत्कर्ष। गया, पटना, शाहाबाद, नहीं समझ आ रहा है? वही वाला जो क्षेत्र है मगध कहलाएगा। पहला वंश कौन सा है? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। क्या सच में हर्यक वंश ही पहला वंश था? इस पर चर्चा करते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष, इस पर चर्चा करते हैं, मगध राज्य के उत्कर्ष पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजधानी क्या है। बताया हमने आपको, गिरिव्रज। और संस्थापक कौन है बेटा? बिंबिसार। संस्थापक कौन है बेटा? बिंबिसार। ओके, ठीक है। राजपुर भी है। ओके, बात करते हैं किस पर हम लोग? मगध राज्य के उत्कर्ष पर। स्टार्ट किया जाए, फटाफट बताइए जल्दी से। तो मगध राज्य का उत्कर्ष शुरू करते हैं। पूछा जाएगा आपसे मगध नाम का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो मगध नाम का उल्लेख सबसे अंत में जो वेद लिखा गया है उसी वेद में मिलेगा, मतलब अथर्ववेद में। तो मगध नाम का उल्लेख हमें सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। बिहार का पटना, बिहार का गया और बिहार का जो शाहाबाद का जो कुछ क्षेत्र है उसको मिलाकर मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। महाभारत और पुराण के अनुसार मगध का पहला राजवंश, मगध का पहला जो राजवंश था वो बृहद्रथ राजवंश था। वो क्या था बेटा? बृहद्रथ राजवंश था, जो जरासंध का पिता था, जो जरासंध का पिता था या चेदी राज वसु का पुत्र था। तो जो बृहद्रथ था वो क्या था बेटा? बृहद्रथ। जो बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। ये किसका पिता था बेटा? ये जरासंध का पिता। जरासंध जाना? हाँ, जरासंध का पिता था। लेकिन इसके पापा कौन थे? बृहद्रथ के पापा कौन थे? तो चेदी राज वसु, ठीक है। बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जरासंध था। जरासंध एक महान पराक्रमी और साम्राज्यवादी शासक था। इसने काशी यानी बनारस, कौशल यानी श्रावस्ती, चेदी मतलब शक्तिमती, मालवा, उज्जैन, विदेह, अंग, कलिंग मतलब उड़ीसा, पांड्या, सौवीर, भद्र, कश्मीर, गांधार, इन सभी राजाओं को पराजित करने वाला एकमात्र पराक्रमी राजा कौन था? जरासंध था। किस वंश का था? बृहद्रथ वंश का था। पुराणों में तो जरासंध को महाबली और देवेंद्र के समान माना गया है। महाभारत के अनुसार पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में पराजित किया और मार डाला। जरासंध की मृत्यु के बाद मगध प्रभावहीन हो गया, इसका उल्लेख आगे चल के नहीं मिला। जरासंध के बाद इसका पुत्र सहदेव गद्दी पर बैठा। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। कौन था बेटा? रिपुंजय था। पुलीक नाम का व्यक्ति था। पुलीक नाम का व्यक्ति जो था वो मंत्री था। किसका बेटा? रिपुंजय का। तो पुलीक नाम के मंत्री ने रिपुंजय को छुरा खो के मरवा डाला और उसके छोटे से बेटे को गद्दी पर बिठा दिया। कुछ समय पश्चात उसका जो जमींदार था, सामंत था, जिसका नाम था महिया या महिमा ने उस छोटे बच्चे को मार डाला और अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बिठा दिया। बात समझ आई बेटा? क्लियर है? तो बृहद्रथ वंश के समय मगध की जो राजधानी थी वो थी गिरिव्रज। गिरिव्रज को उस समय बृहद्रथ वंश में वसुमती के नाम से जाना जाता था। या कुछ लोग, हल्का सा बफर होगा, परेशान मत होइएगा। कुछ लोग गिरिव्रज को कुशाग्रपुर के नाम से भी जानेंगे इतिहास में, कुशाग्रपुर, और कुछ लोग इसको वसुमती के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। तो संभवतः भारतीय इतिहास का जो पहला वंश था वो बृहद्रथ वंश था। कौन सा वंश था बेटा? बृहद्रथ वंश था, ठीक है ना। कौन सा वंश था बेटा? बृहद्रथ वंश का, है ना। और इस वंश का संस्थापक भी बृहद्रथ था। इसका पुत्र था जरासंध, इसके पिता थे चेदीराज वसु। तो इसके सामंत महिया या महिमा ने इसके अंतिम शासक को मरवा दिया, छोटे बच्चे को मरवा दिया और अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बिठा दिया। तो बिंबिसार के पिता का नाम क्या है? महिया। क्या बेटा? महिया या महिमा, जो बृहद्रथ वंश में क्या था? एक सामंत था। आई होप ये छोटी सी कहानी आपको समझ में आई होगी। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। तो आराम से मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा और विश्वास मानिए बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है ना। बोलो मन्नू जी, क्या बोलना चाहते हो? जिसको जो बोलना है बोले जल्दी से। कोई क्वेश्चन तो बोले। ओके सर, जी सर, यस सर। तो ये कहानी आज आप लोगों ने पहली बार सुनी हमारे मुंह से या फिर पहली बार ही सुनी होगी मुंह से किसी के भी। एक बार फिर बोल देता हूँ। मगध का जो उल्लेख है सबसे पहले हमको अथर्ववेद में मिलता है। बिहार का पटना, गया जिला और शाहाबाद का कुछ क्षेत्र मिलकर मगध क्षेत्र बनता है। महाभारत और पुराण के अनुसार गंगा से उत्तर की ओर जो क्षेत्र था वो विदेह था और गंगा के निचला जो क्षेत्र, दक्षिण गंगा जो क्षेत्र है वो मगध क्षेत्र कहलाता है। बात समझ आ रही है? सबसे पहले मगध में बृहद्रथ वंश आया। बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। इसका पुत्र था जरासंध और इसके पिता थे चेदीराज वसु। बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा जरासंध था। इसने क्या किया बेटा? काशी, कौशल, गांधार,
अंग, कलिंग, पांड्या, मालवा, चेदी, सौवीर, भद्र, कश्मीर, इन सबको जीता, रौंद के रख दिया। इसलिए पुराणों में इसको महाबली और देवेंद्र कहा गया है। महाभारत में जो आप पांडव पुत्र भीष्म देखते हो, द्वंद्व युद्ध हुआ दोनों के बीच, जरासंध और भीम के बीच। भीम ने जरासंध को मार डाला। जरासंध की मृत्यु के बाद बहुत दिनों तक मगध की गद्दी पर कोई बैठा नहीं करके मारे। फिर जरासंध का पुत्र सहदेव गद्दी पर बैठा। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय को माना जाता है। रिपुंजय का जो मंत्री था पुलीक, उसने इसकी हत्या करवा दी और एक छोटे बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया। फिर मैया नाम के व्यक्ति ने उस बच्चे को मरवाया और अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बिठा दिया। और बिंबिसार ने एक नए राजवंश की स्थापना करी जिसको नाम है हर्यक राजवंश। इसका नाम क्या बेटा? हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश, ठीक है ना। बिंबिसार को हम लोग श्रेणिक के नाम से जानते हैं और कई इतिहासकार इसको श्रेणी के नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी राजा ने एक नियमित सेना नहीं रखी थी। अभी भारतीय इतिहास में किसी भी राजा ने अभी तक कोई स्थायी सेना नहीं रखी थी, लेकिन बिंबिसार वाज द फर्स्ट एम्परर या फर्स्ट किंग, है ना, जिसने क्या की थी बेटा? कोई स्थायी सेना रखी थी। स्थायी सेना रखने के कारण ही इसको हम लोग श्रेणिक या श्रेणी के नाम से जानते हैं। बात समझ जाए बेटा? क्लियर है? अच्छा, इसने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए विस्तारवादी नीति अपनाई। विस्तारवादी नीति में इसने दोस्ती भी करी, युद्ध भी लड़े और विवाह भी करे, है ना। तो गद्दी पर बैठते ही इसने साम्राज्य के लिए विस्तारवादी नीति अपनाई। और विस्तारवादी नीति में क्या क्या चीजें शामिल थी? मैत्री यानी दोस्ती, युद्ध और वैवाहिक नीति। इस वैवाहिक नीति के तहत इसने कहा जाता है कि बिंबिसार की 500 पत्नियां थी। बिंबिसार की कितनी पत्नियां थी बेटा? 500 पत्नियां थी। याद रखना है, बिंबिसार की 500 पत्नियां थी। और इसका राजवैद कौन था बेटा? जीवक था। इसका राजवैद कौन था बेटा? जीवक था। अब जो वैवाहिक नीति है, इस वैवाहिक नीति में इसने किससे किससे विवाह किया था, है ना। तो जो पूर्वी पंजाब वाला क्षेत्र है इसको मद्र के नाम से जानते हैं। तो मद्र की राजकुमारी थी खेमा। मद्र की राजकुमारी क्या थी बेटा? खेमा थी। तो इसने एक विवाह मद्र की राजकुमारी खेमा से किया। दूसरा विवाह कौशल की राजकुमारी यानी प्रसेनजीत की बहन, ठीक है ना, कौशल की राजकुमारी कौशल देवी से किया। और तीसरा विवाह इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से किया। तो इसने 3 विवाह किए। कौन कौन से विवाह किए बेटा? इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया, कौशल की राजकुमारी कौशल देवी से विवाह किया, प्रसेनजीत की बहन, और तीसरा मद्र यानी पूर्वी पंजाब की राजकुमारी छेमा या खेमा से विवाह किया। तो जब इसने कौशल से विवाह किया तो प्रसेनजीत ने क्या किया? कौशल के अंडर में कौन आता था बेटा? कौशल के अंदर में कौन आता था? जल्दी बताइए। काशी आता था ना, याद है कि नहीं याद है? कौशल के अंदर कौन आता था बेटा? काशी आता था। तो यहाँ पर बिंबिसार को प्रसेनजीत ने क्या दिया बेटा? काशी दहेज में दे दिया। अब जब काशी दहेज में दिया तो काशी से बिंबिसार को 1 लाख रुपए वार्षिक राजस्व मिलने लगा। 1 लाख रुपए का वार्षिक क्या मिलने लगा बेटा? राजस्व मिलने लगा, ठीक है ना। गांधार के राजा पौस्कर सारिन और अवंती के राजा प्रद्योत, यानी अवंती ने की उज्जैन, अवंती के राजा प्रद्योत और गांधार के राजा पौस्कर सारिन के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो बिंबिसार ने उन दोनों को मिलवाया, उनके बीच समझौता करवाया और तीनों क्या हो गए बेटा? दोस्त हो गए। बिंबिसार ने क्या किया बेटा? अवंती राजा चंड प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया था। अवंती राजा वह चंड प्रद्योत जिसे क्या करवा दिया था बेटा? जिससे क्या करवा दिया था? गांधार के राजा पौरस सारिन से दोस्ती करवा दी थी। चंड प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था और इस पांडु रोग का इलाज करने के लिए बिंबिसार ने अपना जो राजवैद्य था जीवक वो किसके यहाँ भेज दिया था बेटा? चंड प्रद्योत क्या भेज दिया था। इससे दोस्ती और क्या होगी बेटा? गहरी हो गई। किसकी? बिंबिसार की। इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? वेरी गुड। अब युद्ध में क्या किया था? युद्ध नीति अपनाई थी। बिंबिसार ने अंग पर हमला कर दिया। अंग पर जब हमला किया तो अंग का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त मारा गया। तो बिंबिसार ने अपने बेटे अजातशत्रु को कहां भेज दिया? अंग भेज दिया। और अंग का उपराजा कौन बन गया बेटा? अजातशत्रु बन गया। इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा, बिंबिसार के समय एक व्यक्ति था ग्राम भोज। ग्राम भोज का कार्य था पूरे साम्राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखना और लगान की वसूली करते रहना। बिंबिसार के समय यदि कोई व्यक्ति विद्रोह करता था या अपराध करता था तो उसका हाथ काट लिया जाता था, अंग भंग कर दिया जाता था, शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, मृत्यु दंड तक दिया जाता था। तो इस प्रकार के दंड प्रचलित हो गए थे, जबकि वैदिक काल और वैदिक काल में हमको इस प्रकार के दंड देखने को नहीं मिलते हैं। कहा जाता है जब बिंबिसार अपनी सभा बुलाता था तो 80,000 गांव के विद्वान आकर बैठते थे और तब उसकी राजसभा शुरू होती थी। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? लगभग 52 साल तक इसने गद्दी पर बैठा रहा। गौतम बुद्ध से जब बिंबिसार की मुलाकात हुई तो बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया और वेणुवन नाम का उपवन दान में दे दिया था गौतम बुद्ध को। क्लियर है? अच्छा, जब बिंबिसार ने गौतम बुद्ध से मिला और बौद्ध धर्म अपनाया तो गौतम बुद्ध का जो चचेरा भाई था देवदत्त वो गुस्सा गया। देवदत्त ने बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु जो अंग का उपराजा बना हुआ बैठा है उसको अपने पापा के खिलाफ भड़काया। अजातशत्रु गुस्साया और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। जैसे अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी अजातशत्रु को गद्दी मिल गई। अजातशत्रु को इसलिए हम लोग पितृहंता या कुड़िक के नाम से जानते हैं। पितृहंता या कुड़िक के नाम से जानते हैं। जैसे ही प्रसेनजीत को पता चला कि अजातशत्रु यानी बिंबिसार जीजा हुए ना, तो बिंबिसार ने हत्या कर दी। सॉरी, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी
प्रसेनजित ने काशी जो दहेज के रूप में दिया गया था बिंबिसार को, वो वापस ले लिया। अजातशत्रु गया गुस्सा। अजातशत्रु और प्रसेनजित के बीच बहुत बार युद्ध हुए और हर युद्ध में प्रसेनजित हारा और हारकर भागना पड़ा। लेकिन अंत में प्रसेनजित जीता। तो अजातशत्रु भागा नहीं, लेकिन उसने सोचा कि यार हमारे दीदी का लड़का है, क्या इसको मारे, ठीक है ना, तो उसको छोड़ दिया। और अपनी पुत्री, प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करा दिया कि अब हम लोग इस मुद्दे पर कभी लड़ाई नहीं करेंगे। काशी फिर से अजातशत्रु को लौटा दिया। किसने? प्रसेनजित ने। ये बात समझ में आई बेटा? जल्दी बताओ, यहां तक आपको बात समझ में आई? मजा आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ जल्दी से। कहानी सुनने में मजा आ रही कि नहीं आ रही? इन सबसे कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है ना? इन सबसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। जो आता है वो मैं आपको लिख दे रहा हूं। जो आता है वो मौर्य साम्राज्य से आता है, आपको पता भी है। जो भी पेपर आता होता है वो आपका मौर्य साम्राज्य से आता है। प्राचीन इतिहास में आप हड़प्पा काल, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण वंश और वर्धन साम्राज्य, इन टॉपिक को अगर पढ़ लेंगे तो फिर आपको कभी भी प्राचीन इतिहास में दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी बड़े से बड़ा पेपर हो। ठीक है? तो बिंबिसार के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? अजातशत्रु। इसको हम लोग पितृहंता और कुड़िक के नाम से जानते हैं। देवदत्त के कहने पर पिता की हत्या करवा दी। देवदत्त के कहने पर पिता की हत्या करवा दी। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके। एक तो कौशल से लड़ाई हो रही थी इसकी, और एक वज्जी या वैशाली से लड़ाई हो रही थी। कौशल राजा प्रसेनजित से बार बार लड़ाई हुई थी, क्योंकि प्रसेनजित ने काशी को वापस ले लिया था। अंत में प्रसेनजित जीता युद्ध में, और प्रसेनजित ने काशी को अजातशत्रु को दे दिया, वापस कर दिया, और अपनी पुत्री वजीरा का विवाह भी अजातशत्रु से करवा दिया। आपको पता है वज्जी में कितने परिवार थे बेटा? 8 कुल थे। इन 8 कुलों में लड़ाई या फूट डलवाने के लिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को भेजा। वत्सकार गया और इन 8 कुलों में लड़ाई करवा दी, फूट डलवा दी। फूट डलवाने के बाद अजातशत्रु अपने 2 हथियारों का प्रयोग करता है। ये 2 हथियार थे रथमूसल और महाशिलाकंटक। पत्थर के हथियार थे ये सब। तो रथमूसल और महाशिलाकंटक इन हथियारों का प्रयोग करता है और वज्जी को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। बात समझ आ रही है? ये जो फूट डालने की बात है वत्सकार को भेजकर, ये आपको जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से पता चलता है किसने ऐसा किया था। आगे चलकर अजातशत्रु ने मल्ल को, विदेह को, इन सबको मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है? उस समय जो पाटलिपुत्र है, वर्तमान का जो पाटलिपुत्र है, पटना है, उस समय उसको हम लोग कुसुमपुर कहते थे। याद रखना है बेटा, जो पाटलिपुत्र है, वो जो पाटलिपुत्र नगर है, इस नगर की स्थापना तो इसका पुत्र उदयन कराएगा। इसी पाटलिपुत्र क्षेत्र को पहले हम लोग कुसुमपुर के नाम से जानते थे, बता चुके हम आपको। तो इसी पाटलिपुत्र को पहले हम लोग कुसुमपुर के नाम से जानते थे। बात समझ आई? क्लियर है बेटा? अच्छा, अजातशत्रु ने अपनी राजधानी गिरिव्रत से हटाकर अब क्या कर ली थी? राजगृह कर ली थी। इसने अपनी राजधानी क्या करी? राजगृह में एक किला बनवाया, खतरनाक सा, मजबूत सा, ताकि कोई हमारे ऊपर हमला करे तो आ ना पाए, किले को पार ना कर पाए। तो इसने अपनी राजधानी क्या कर ली बेटा? राजगृह कर ली, और यहीं पर एक बहुत अच्छा दुर्ग बनवाया अपनी रक्षा के लिए। दुर्ग मतलब किला बनवाया। शासनकाल के 8वें वर्ष, इसके शासनकाल के 8वें वर्ष 483 बीसी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। इसने भी कहा मुझे भी गौतम बुद्ध का अंग चाहिए, तो गौतम बुद्ध का अंग लेकर इसने राजगृह में ही एक स्तूप का निर्माण करवाया। इसने भी बुद्ध का अंग लेकर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। किसने बेटा? अजातशत्रु ने। इसी के समय गौतम बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद अजातशत्रु के समय ही बौद्ध धर्म की पहली संगीति 483 बीसी में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, जिसमें 2 पिटकों का संकलन किया गया था। वो पिटक कौन कौन से थे बेटा? सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन कब किया गया था बेटा? तो अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही? बात क्लियर? फटाफट बताओ। गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। अजातशत्रु का बेटा कौन है बेटा? उदाइन। अजातशत्रु का बेटा कौन है बेटा? उदाइन। उदाइन ने गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पापा अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसलिए इस हर्यक वंश को ही हम लोग पितृहंता वंश कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या कर दी उदाइन ने। क्लियर बेटा? फटाफट। अच्छा, जब बिंबिसार गद्दी पर बैठा था मगध के, तब अंग राज्य का राजा कौन था, यानी उपराजा कौन था? अजातशत्रु। तो जब अजातशत्रु मगध की गद्दी पर आके बैठ गया, तो उसने अंग यानी चंपा का उपराजा किसको बनाया था? अपने बेटे उदाइन को। तो जैसा इसने अपने बाप के साथ किया था, वैसा इसने भी अपने बाप के साथ किया। गंगा और सोन नदी के बीच में पाटलिपुत्र नाम का नगर बसाया। गंगा और सोन नदी के बीच में पाटलिपुत्र नगर इसलिए बसाया ताकि अगल बगल से नदी के बीच में रहेंगे तो हमारी रक्षा हो सकेगी। बात समझ आ रही है? संचार, यातायात, व्यापारिक दृष्टि से भी हमें व्यापार करना हो तो नदी के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो इसी कारण से उदाइन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी गंगा और सोन नदी के बीच में। उदाइन
ये अलग है, कौशाम्बी वाला उदयन अलग है। इस उदयन ने भी जैन धर्म अपनाया था और उस उदयन ने भी, कौशाम्बी के राजा उदयन ने भी या उदयन ने भी जैन धर्म अपनाया था। उदयन की मृत्यु के बाद धीमे धीमे अगले बहुत से राजा हुए, जैसे अनिरुद्ध गद्दी पर बैठा उदयन के बाद, फिर मुंड गद्दी पर बैठा, और अंतिम राजा तो जो था हर्यक वंश का वो था नागदशक। वो कौन था बेटा? नागदशक। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? वेरी गुड। नागदशक को उसके एक मंत्री जिसका नाम था शिशुनाग, उसने मार डाला और एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम है शिशुनाग वंश। क्या नाम है बेटा? शिशुनाग वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक, अंतिम शासक कौन है बेटा? नागदशक है। उदयन के बाद कौन बैठा था? अनिरुद्ध बैठा था। अनिरुद्ध के बाद कौन बैठा? मुंड बैठा। मुंड के बाद नागदशक बैठा। नागदशक की हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने कर दी। नागदशक की हत्या किसने कर दी बेटा? शिशुनाग ने कर दी। अब आते हैं हम लोग शिशुनाग वंश में। सुनिएगा, शिशुनाग वंश की स्थापना स्वयं शिशुनाग ने करी थी। अब अवंती राजा बदल गया था। अवंती राजा पहले प्रद्योत हुआ करता था, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु के बाद अवंती वर्धन नाम का जो राजा था वो गद्दी पर बैठा। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को हराया और अवंती पर कब्जा कर लिया। अवंती को क्या कर लिया बेटा? कब्जा कर लिया। याद रखिएगा, अवंती पर जब उसने कब्जा किया तो शिशुनाग वंश को 3 लाभ प्राप्त हुए। पहला कि मगध की जो सीमा थी वो मालवा उज्जैन तक पहुंच गई, अवंती के उज्जैन में था। दूसरा, पाटलिपुत्र से जो भी व्यापारिक मार्ग होते थे वो अवंती होते हुए गुजरात भड़ौस तक चले जाते थे, भड़ौस तक चले जाते थे। पाटलिपुत्र पश्चिम के साथ व्यापार करने के लिए फेमस नगर हुआ करता था। शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त एक नई राजधानी अपनी बनाई। क्या? वैशाली। ध्यान रखना है, तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त अपनी दूसरी राजधानी बना ली थी। कौन बेटा? वैशाली को। शिशुनाग के बाद गद्दी पर जो बैठता है वो होता है काकवर्ण। ये इसको हम लोग काला शोक भी कहते हैं। इसने भी बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति काकवर्ण या काला शोक के समय ही हुई थी और इसने अपनी राजधानी वापस पाटलिपुत्र को बनाया। इसने अपनी राजधानी वापस पाटलिपुत्र को बनाया। अब जो पाटलिपुत्र राजधानी है वो हमेशा स्थायी रह जाएगी, अब इसको कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना? क्लियर है? वेरी गुड। इतनी बात आपको समझ में आई? दूसरी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म जो था वो 2 समूहों में बढ़ गया था, स्थीवर और महासंघिक में। ठीक है बेटा? गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो काकवर्ण या काला शोक में क्या था? इसने अपनी राजधानी वापस पाटलिपुत्र बना ली थी। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी जिसमें बौद्ध धर्म स्थीवर और महासंघिक में बढ़ गया था। इस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। इस वंश का अंतिम शासक कौन था बेटा? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या करती थी महानंदिन ने। नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दी थी बेटा? महानंदिन ने। और एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम था नंदवंश। एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम क्या था बेटा? नंदवंश था। क्लियर है? नंदवंश भारतीय इतिहास का पहला शूद्र वंश है। याद रखिएगा, नंदवंश जो है वो भारतीय इतिहास का पहला शूद्र वंश है। महानंदिन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है महापद्म नंद। कौन बैठता बेटा? महापद्म नंद। महापद्म नंद जैसे गद्दी पर बैठता है, महानंदिन के बाद महापद्म नंद जैसे गद्दी पर बैठता है, इसने क्षत्रियों को मारने की बात कह दी। क्षत्रियों का नाश करने के कारण महापद्म नंद को हम लोग सर्व छत्रांतक या दूसरा परशुराम के नाम से जानते हैं। दूसरा परशुराम का मतलब होता है भार्गव, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरा परशुराम या भार्गव के नाम से जानते हैं। कई सारे इतिहासकार इसको एक राट, एक छत्र, इन सब के नाम से भी उपाधि देते हैं। इसने पांचाल, काशी, अश्मक, कुरु, इक्ष्वाकु इन सब वंश के राजाओं को हराया और अपनी सीमा को धीमे धीमे पूरे उत्तर भारत तक फैला दिया। कलिंग का राजा था खारवेल, जो आगे चलकर बनेगा खारवेल। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से हमको पता चला कि जो नंद लोग थे वो जैन धर्म को मानते थे। कैसे? क्योंकि पता चला है महापद्म नंद जब कलिंग पर हमला करने गया, उड़ीसा पर हमला करने गया, तो वहां पर इसने एक नहर का निर्माण करवाया और साथ ही साथ वहां से जैन तीर्थंकर जिनसेन की मूर्ति चुरा लाया। तो मूर्ति चुराने का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं जैन धर्म को मानता था। बात समझ आई है? क्लियर है? वेरी गुड। महापद्म नंद के मर जाने के बाद 9 अगले राजा बनते हैं जिनका उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है, जैसे पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविनाशक, धरिसधक, कैवर्त और लास्ट में मिलता है हमको धनानंद। क्या मिलता है बेटा? धनानंद। नंद वंश ने टोटल 22 वर्ष तक शासन किया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था बेटा? धनानंद था। याद रखना है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था बेटा? धनानंद था। धनानंद बहुत ही चालाक, बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था। ये ब्राह्मण और क्षत्रियों की हमेशा बेइज्जती किया करता था, अपमान किया करता था। धनानंद के समय ही सिकंदर महान ने भारत पर हमला किया था। अब सिकंदर महान ने जब भारत पर हमला किया तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले जो अगला टॉपिक हम लोग का होगा नेक्स्ट टर्म का, वो होगा भारत पर विदेशियों के हमले। तो भारत पर पहला विदेशी हमला ईरानियों के द्वारा किया जाएगा, ईरानियों के द्वारा। ठीक है ना? तो कल का हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत में विदेशियों का हमला। और विदेशियों का हमला पढ़ने के बाद इसी में हम लोग चाणक्य के बारे में थोड़ी सी चीजों को और जानते हुए आगे निकल चलेंगे। और आप तो जानते हैं वैसे भी सारी बातें चाणक्य के बारे में एक एक बात जानते हैं, है कि नहीं? चलो, तो कल का टॉपिक हम लोग छोटा सा रहेगा, भारत पर विदेशी हमला। ठीक है? कल का मतलब अगले टर्म का जो भी टॉपिक होगा
ना इंपॉर्टेंट होते हुए भी हम लोगों ने आज इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके बहुत सारी नई नई बातें जानी होंगी। किताब पढ़ने की कोई कोशिश मत कीजिएगा, वरना किताब में अगर आपको सारी बातें नहीं मिलेंगी तो आप कहोगे सर आप कौन सी किताब पढ़ गए। समझ आया बेटा? सबका वीडियो बेटा आप लोग फॉरवर्ड मोड पे लगा के देखते होगे, हमारा वीडियो फॉरवर्ड मोड पे लगा के देखेंगे तो लिख नहीं